नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देवनागरी हिंदी में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यूजीसी नेट के तहत जो पाठ्यक्रम में यूनिट 10 की अन्य गतिविधियाँ लगी हुई हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम शुरू करने जा रहे हैं माटी की मूर्तें, जो कि एक संस्मरण और रेखा चित्र समझिए, और रेखा चित्र ही है, जिसमें श्री राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपने जीवन काल में जो कुछ लोगों के बारे में इसमें लिखा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। तो इसमें देखिए नवीन संस्करण है, उसके बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे बेनीपुरी जी की। यह माटी की मूर्ति सोने की मूर्ति सिद्ध हुई, 6 साल में इसकी 60,000 प्रतियाँ बिक चुकी। इस नवीन संस्करण में एक मूर्त और जोड़ दी गई है, रजिया। क्रम में भी कुछ परिवर्तन किया गया और पाठ में भी। इसे आदि से अंत तक सचित्र भी कर दिया गया। क्या मैं आशा करूँ इस नए रूप में यह और भी पसंद की जाएगी। गंगा दशहरा 1953। तो जैसा कि यहाँ पे बोल रहे हैं लेखक कि इसमें एक नया जोड़ा गया है मूर्त। तो क्या था कि प्रारंभ में जो है इसमें सिर्फ 11 रेखा चित्र थी। प्रारंभ में इसमें कितनी रेखा चित्र थी? 11 रेखा चित्र थी। फिर सेकंड संस्करण में एक और जोड़ दिया गया, रजिया। 1953 में, जो कि 12वीं पात्र है मतलब इसके। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसमें टोटल कितने लोग हैं? तो गांव और ननिहाल मिलाकर 12 लोग। गांव और ननिहाल मिलाकर 12 लोग हैं। और इसमें और एक और बात कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, इस रेखाचित्र का? तो प्रकाशन हुआ था 1946 में। और राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कब हुआ है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1968 में। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे हाइड हो गया है, यहाँ लिखा हुआ है 1899 और इधर है 1968। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था अभी फिलहाल के लिए, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। माटी की मूर्ति। जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बड़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्तें रखी, माटी की मूर्तें। जब ये बात सही कि आप गांव अगर में रहते हैं तो देखिए आप पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 मूर्तियाँ रखी रहती हैं, हमेशा मिट्टी की बनी हुई। ये मूर्तें न इनमें कोई खूबसूरती है न रंगीन। फलतः बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम सैदाई यदि उनमें कोई दिलचस्पी न ले, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ ले, नाक सिकोड़ ले, तो अचरज की कौन सी बात। किंतु इन कुरूप बदशकल मूर्तों में भी एक चीज़ है, शायद उस ओर हमारा ध्यान नहीं गया है, वह है जिंदगी। यह माटी की बनी है, माटी पर धरी है, इसलिए जिंदगी के नज़दीक है, जिंदगी से सराबोर है। यह देखती है, सुनती है, खुश होती है, साप देती है, आशीर्वाद देती है। देखिए इंपॉर्टेंट कथन है, और आप कंफ्यूज हो सकते हैं शिव मूर्ति से, जो एक निबंध है जो आपके पाठ्यक्रम में ही लगा हुआ है। लेकिन इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद रखिए कि माटी की मूर्ति के बारे में, या फिर आप नोट डाउन ना करें कि दिमाग में भी थोड़ा जागरूकता के साथ पढ़ेंगे और सुनेंगे मेरी बातों को, तो हमेशा यह ध्यान रहेगा कि ये माटी की मूर्ति की है। ये मूर्ति न तो किसी आसमानी देवता की होती है, न अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा, और गांव के व्यक्ति व्यक्ति के सुख दुख का दृष्टा सृष्टा बन गया। मिट्टी के उन पुतलों की है माटी की मूर्ति। हाँ, ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज भी होती हैं। खुश हुई, संतान मिली, अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली। इनकी नाराजगी, बीमार पड़ गए, महामारी फैली, फसल पर ओले गिरे, घर में आग लग गई। ये जिंदगी के नज़दीक ही नहीं है, जिंदगी में समाई हुई है। इसलिए जिंदगी के हर पुजारी का सिर इनके नज़दीक आप ही आप झुका है। बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियाँ दर्शनीय हैं, वंदनीय हैं, तो माटी की ये मूर्ति भी उपेक्षणीय नहीं। आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना है
कि आपने राजा रानी की कहानियाँ पढ़ी हैं, ऋषि मुनि की कथाएं बाँची हैं, नायकों और नेताओं की जीवनियों का अध्ययन किया है। वे कहानियाँ, वे कथाएं, वे जीवनियाँ कैसी मनोरंजक, कैसी प्रज्वल, कैसी उत्साहवर्धक। हमें दिन दिन उनका अध्ययन, मनन, अनुशीलन करना ही चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियाँ, कथाएं और जीवनियाँ राजा रानियों, ऋषि मुनियों, नायकों, नेताओं की कहानियों, कथाओं और जीवनियों से कम मनोरंजक, प्रज्वल और उत्साहवर्धक नहीं है, किंतु शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गांव की बुधिया, बाल गोविंद भगत, बलदेव सिंह और देव की ओर देखने की फुर्सत कहाँ पाते हैं। ये सब इनके पात्र हैं जिनके बारे में लिखे हैं रेखा चित्र। हजारीबाग सेंट्रल जेल के कांड में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्तियां मेरी आंखों के सामने आकर नाचने और मेरी कलम से चित्रण की याचना करने लगी। उनकी इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अंततः यह माटी की मूर्ति तैयार होकर आई। तो इन्होंने कहाँ लिखा इस रचना को? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में। पहले के लोग जो भी जेल जाते थे कुछ न कुछ लिख कर ही आते थे, और आज के लोग जो भी जेल जाते हैं उससे और बड़ा हीनियस क्राइम करने आते हैं, बाहर निकलते हैं। समय समय की बात है। हाँ, जेल में रहने के कारण बैजू मामा भी इनकी पात में आ बैठे और अपनी मूरत मुझसे गढ़वा ही ली। मैं साफ कह दूँ, यह कहानियाँ नहीं, जीवनियाँ हैं। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि बेनीपुर जी इसको कहानियाँ नहीं, जीवनियाँ बोलते हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। मैं मानता हूँ कला ने उन पर पच्चीकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल रेखाएं ही गायब हो जाए। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से मैं उसे कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, जब चमक उठे। तो इसको यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। डरता था सोने चांदी के इस युग में मेरी ये माटी। एक मिनट, हाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। ये भी पूछा जा सकता है कथन देखो। डरता था सोने चांदी के इस युग में मेरी ये माटी की मूर्ति कैसी पूजा पाती हैं, किंतु इधर इनमें से कुछ जो प्रकाश में आई, हिंदी संसार ने उन्हें से आंखों पर लिया। यह मेरी कलम या करामात नहीं, मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है उसका परिणाम है। उस स्नेह के प्रति मैं बार बार सिर झुकाता हूँ और कामना करता हूँ कुछ और ऐसी माटी की मूर्ति हिंदी संसार की सेवा में उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूँ। दिवाली 1946, श्री राम वृक्ष, बेनीपुरी। तो इन्होंने 1946 में लिखा, ये पहले ही ऊपर बता दिए थे। और इसको 6 साल बाद फिर से सेकंड संस्करण करेंगे तो उसमें ब्रह्मा जो एक पात्र है रजिया, उसको लिखेंगे। तो ये हो गया। शुरू करते हैं रजिया। सबसे पहले रजिया से ही शुरू किया। ये पहली पात्र इसमें है रजिया। कानों में चांदी की बालियाँ, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गुराई, भर बाकी बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी की छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान हुआ छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताज़ा हो उठी जब मैं भी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। हाँ, यह मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खानों से रस्सी तुराकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता स्लेट पटक कर मौसी से छठ में पके ठेकुए लेकर उसे कुतर कर खाता हुआ ढेकी पर झूला झूलने का मजा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज़ आई, देखना बबुआ का खाना मत छू देना। और उसी आवाज़ के साथ मैंने देखा यह अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी, और मुझे मेले पेठियों में भी अधिक नहीं जाने दिया था, क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। मुझे कोई ओघर लिए जा रहा था कि गांव की एक लड़की की नज़र पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। मैं बाप माँ का इकलौता, माँ चल बसी थी, इसलिए उनकी इस एकमात्र धरोहर को मौसी आंखों में जुगो कर रखती। मेरे गांव में भी लड़कियों की कमी नहीं, किंतु न उनकी यह वेशभूषा, न यह रंग रूप।
मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती और भरवा की कमीज पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु इसकी आंखें में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता वह कहाँ। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर। तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा। यह बोली थी रजिया की माँ, जिसे प्रायः ही अपने गांव में चूड़ियों की खचिया लेकर आते देखता आया था। वह मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी बहू बेटियां उसे घिरे हुई थी। मुंह से भाव साव करती और हाथों से खजाने के हाथ में चूड़ियां चढ़ाती और सौदे पटाई जा रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांची जोड़ता। यह बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद वह यह भी नहीं जानता कि किसी के हाथ पे खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी और ठिठकी सहमी, उसके पैर तो वहीं बंद गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकुए और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दी। वह लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ ना, क्या तुम्हारे घरों में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब न में ही, और वह भी मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर। और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटें हिल हिल उठती, वो उन्हें परेशानी से संभालने लगती। जब उसकी माँ नई खरीदारी की तलाश में मेरे आंगन से चली, रजिया भी उसके पीछे हो ली। मैं खाकर मुंह धोकर जब अब उसके निकट था, और जब वह चली, जैसे उसकी डोर में बंधा डोरी कुछ दूर तक घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़ीहारिनों के मुंह पर खेलने वाली अजस्त्र हंसी और चूहल में उसकी माँ बोली, बबुआ जी, रजिया से ब्याह कीजिएगा? फिर बेटी की ओर मुखातिब होकर मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रजिया, ये दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका यह कहना कि मैं मुड़कर भाग गया। ब्याह एक मुसलमानी से? अब रजिया की माँ ठठा रही थी और रजिया सिमट कर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा। रजिया चूड़ीहारिन, वह इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों की गांव में भी शादी हो जाती है ना। और यह अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक पढ़ाया उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में आते तो इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ, बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती फिरी। वे उसके सिर पर चूड़ियों की खजिया तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारिनों के हाथ में चूड़ियाँ पहनाने की कला वह जान गई थी। उसके हाथ मुलायम थे, बहुत मुलायम। नई बहुओं की हराई थी, वे उसी के हाथ से चूड़ियाँ पहनना पसंद करती। उसकी माँ इससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रजिया चूड़ी पहनाती, वह नई नई खरीदारी ने फंसाती। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रजिया बढ़ती गई, बच्ची से किशोरी हुई और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे हैं। अब भी वह माँ के साथ ही आती, किंतु पहले वह माँ की एक छाया मात्र लगती थी, अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। और उसकी छाया बनने के लिए कितने के दिलों में कसमसाहट है। जब वो बहनों को चूड़ियाँ पहनाती होती, कितने भाई तमाशा देखने को वहाँ एकत्र हो जाते। क्यों? बहनों के प्रति भातृभाव या रजिया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है। जब वह बहुओं के हाथों में चूड़ियाँ ठेलती होती, पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते हैं। क्या अपनी नवोढ़ा की कोमल कलाइयों पर क्रीड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को? और रजिया को इसमें रस मिलता है। पतियों से चूहले करने से भी वह बाज नहीं आती। बाबू, बड़ी महीन चूड़ियाँ हैं, जरा देखिएगा कहीं चटक न जाए। पतिदेव भागते हैं, बहुएं खिलखिलाती हैं, रजिया ठट्ठा लगाती है। अब वो अपने पेशे में निपुण होती जाती है। हाँ, रजिया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ीहारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ हो, सस्ती, टिकाऊ, टटके से टटके फैशन की, बल्कि यह पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ीहारिनों में बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नजोदा भी खोजता है, जो चूड़ी पहनाने वालियों को ही नहीं, उनको भी मोह सके, जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। सफल चूड़ीहारिन या रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी? खंडहर कहता है कि इमारत शानदार थी। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ज्यों जो शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई। और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा।
पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए। देखिए ये ध्यान रखिए कि रजिया जो है वो लेखक की गांव की थी, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि गांव और ननिहाल दोनों को मिलाकर इन्होंने 12 लोगों के बारे में लिखा है। तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से थी, ननिहाल से थी या गाँव से थी, तो ये गाँव से थी। मुझे देखते ही वह सहमी सिकुड़ी और मैंने मान लिया यह उसका पति है, किंतु तो भी अनजान सा पूछ रही है, इस जमूरे को कहाँ से उठा लाई है रे? इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया, रजिया भी हंसी, बोली यह मेरा खाविंद है मालिक। खाविंद? बचपन की उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल लगी में जो कह दिया था, न जाने वह बात कहाँ सोई पड़ी थी। अचानक वह जगी और मेरे पेशानी पर उस दिन शिकन जरूर उठाए होंगे। मेरा विश्वास है अभी आया कि मैं खाविंद बना। मेरी रानी को सुहाग की तुरिया ने उस दिन वो यही रजिया आई और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट ने। यह लूँगी वह लूँगी और ये मुँह मांगी चीज़ें नहीं मिली तो वह लूँगी कि दुल्हन टापती रह जाएंगी। हट हट, तू बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा यह हसन कर क्या करेगा? तो यही सब चल रहा था मस्ती मजाक इन लोगों के बीच में। फिर आगे बढ़िए। जीवन का रथ खुरदरे पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। यह अचानक भेंट तो थी, किंतु क्या इसे भेंट कहा जाएगा? मैं अब ज़्यादातर घर से दूर दूर ही रहता। कभी एक आध दिन के लिए घर गया तो शाम को गया, सुबह भागा। तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के जंजाल। इन दिनों पटना में था, यूँ कहिए पटना सिटी में, एक छोटे से अखबार में था, पीर बावर्ची भिश्ती की तरह। यूँ जो लोग समझते कि मैं संपादक ही हूँ। उन दिनों न इतने अखबार थे न इतने संपादक, इसलिए मेरी बड़ी कदर है। यह मैं तब जानता जब कभी दफ्तर से निकलता, देखता लोग मेरी ओर उंगली उठाकर फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक नवयुवक थे। एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हुए। हम पान खा रहे थे और कुछ चुहले चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू वो औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है? चौक पर? मैं चौक पर है। चौक पर बुला रही है तो चौक पर है। युवकों में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरों पर की रहस्यमयी मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वो लड़का सिर पिटाकर भाग गया। पान खाकर जब लोग इधर उधर चले गए, अचानक पाता हूँ मेरे पैर उसी ओर उठ रहे हैं जिस ओर उस बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा। परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा है, किंतु कोई देख नहीं रहा था। किंतु इस चौक की शाम की रुहानी फिजा में किसी की ओर देखने की कहाँ फुर्सत। मैं आगे बढ़ता गया और वहाँ पहुँचा जहाँ उससे पूरब और पीपल का पेड़। वहाँ पहुँच गया लेकिन देखा पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बढ़ी आ रही है और निकट पहुँचकर वह कौटी, सलाम मालिक। धक्का सा लगा, किंतु पहचानते देर नहीं लगी। उसने ज्यों ही सिर उठाया, चांदी की बालियाँ जो चमक उठी। रजिया यहाँ कैसे? मेरे मुँह से निकल पड़ा। सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। अब तो नए किस्म के लोग हो गए हैं ना, अब लाख की चूड़ियाँ कहाँ किसी को भाती है। नए लोग, नई चूड़ियाँ, साज श्रृंगार की कुछ और चीज़ें भी ले जाती हूँ। पाउडर, क्लिप क्या क्या चीज़ें हैं ना। नया ज़माना, दुल्हनों के नए नए मिजाज। क्या रुक कर बोली, सुना था आप यहीं रहते हैं मालिक? मैं तो अक्सर आया करती हूँ। और ये जब तक पूछूं कि अकेली हो या कि एक वयस्क आदमी ने आकर सलाम किया। यह हसन था। उसका पति का नाम क्या है? हसन। लंबी लंबी दाढ़ियाँ, 5 हाथ का लंबा आदमी, लंबा और मुस्टंडा। देखो पूछेगा कि रजिया का हस्बैंड का नाम क्या था तो हसन। देखिए मालिक, ये आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। यह कहकर रजिया हंस पड़ी। अब रजिया वह नहीं थी, किंतु उसकी हंसी वही थी। वही हंसी, वही चुहल, इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही और न जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया मैं कहाँ खड़ा हूँ और मैं कौन हूँ, कोई देख ले तो। किंतु वो फुर्सत दी तब ना, जब मैंने जाने की बात की। हसन की ओर देखकर बोली, क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार हुमच हुमच कर भरपेट ठूस चुके बाबू के घर। जब हसन पान लेने चला गया, रजिया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहाँ के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं करते। अब हिंदू चूड़ीहारिने हैं, हिंदू दर्जी। इसलिए रजिया जैसे खानदानी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत हो गई है। किंतु रजिया ने खुशखबरी सुनाई, मेरे गांव में यह पागलपन नहीं, और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियाँ लेती ही नहीं। हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ, वो पूछने लगी, तुम्हारा डेरा कहाँ है? मैं बड़े पेश में पड़ा। डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आओगी, यह भी रहेगा। क्यों मेरे राजा? यह कहकर वो हसन से लिपट पड़ी। पगली पगली यह शहर है शहर। यह हसन ने हंसते हुए बाहें चढ़े बोला, बाबू बाल बच्चों वाली हो गई, किंतु इसका बचपना नहीं गया।
और दूसरे दिन पाता हूँ रजिया मेरे डेरे पे हाजिर है। मालिक, ये चूड़िया रानी रानी के लिए कहकर मेरे हाथों में चूड़िया रख दी। मैंने कहा तुम तो घर पर जाती ही हो, लेती जाओ, वहीं दे देना। नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पहना कर देखिए। वो खिलखिला पड़ी। और जब मैंने कहा अब इस उम्र में, तो हसन की ओर देखकर बोली, पूछिए इससे आज तक मुझे यह चूड़िया पहनाता है या नहीं। और जब हसन कुछ शर्माया बोली, घाघ है मालिक, घाघ। कैसा मुंह बना रहा है इस समय, लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है ठठाकर हंस पड़ी, इतने जोर से कि मैं चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। हाँ, तो अचानक उस दिन उसके गांव में पहुंच गया। चुनाव का चक्कर जहां न ले जाए, जिस अवघट घाट पर खड़ा कर दे। नाक में पेट्रोल के धुएं की गंध, कान में साए साए की आवाज़, चेहरे पर गरद गुबार का अंबार। परेशान बदहवास किंतु उस गांव में जिये हुए मेरी जीभ घुसी में एक खास किस की भावना से अभिभूत हो गया। यह रजिया का गांव है, यहाँ रजिया रहती थी, किंतु क्या आज मैं यहाँ भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चूहियानी रहती थी, या हसन, या है हसन नाम का लेने में भी शर्म लगती थी। मैं वहाँ नेता बनकर गया था। मेरी जय जयकार हो रही थी। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे कि जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊंगा वह अपने को बड़ा भागी समझेगा, जिससे दो बातें कर लूँगा और स्वयं चर्चा का एक विषय बन जाएगा। इससे मुझे कुछ ऊंचाई पर रहना चाहिए। जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था, या यूँ कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था, किंतु दिमाग में कुछ गुत्थियाँ उलझी थी। जीभ अभ्यासवश एक काम की जा रही थी, अंतर्मन कुछ दूसरा ही ताना बाना बुन रहा था। दोनों में कोई तारतम्य न था, किंतु इसमें से किसी एक की गति में भी क्या बाधा डाली जा सकती थी कि अचानक लो, यह क्या, वह रजिया चली आ रही है। रजिया, वह बच्ची, अरे रजिया फिर बच्ची हो गई। कानों में वही बालियाँ, गोरे चेहरे पे वही नीली आंखें, वही भरभा की कमीज, वे ही कुछ लटे जिन्हें संभालती बढ़ी आ रही है। बीच में 40-45 साल का व्यवधान। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा, दिन में सपना। वह आती है जबरन, ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है, सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़ कहती है, चलिए मालिक मेरे घर। मैं बहुत चक्का, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग मुस्कुरा रहे हैं। नेताजी, आज आपकी कलई खुलकर रही। नहीं, यह सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा। कोई कह रहा है, कैसी सोख लड़की। और दूसरा बोला, ठीक अपनी दादी जैसी। ये कौन थी? रजिया की पोती। और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी, यह रजिया की पोती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तारीफ करती है। बाबू फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए, न जाने बेचारी जीती है या। कितना जल्दी समय बीतता है देखिए। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ। वे छोटे छोटे साफ सुथरे घर, यह लिपा पुता चिक्कन ढूढ़ ढूढ़ आंगन, भरी पूरी गृहस्थी, मेहनत और दयानत के देन। हसन चल बसा है, किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया। तो इसके कितने बेटे थे? 3 बेटे। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, तो कि बड़ा कहाँ कमाता है? कलकत्ता। मंझला पुश्तैनी पेशे में लगा, यानी कि चोरी वोरी बेचता है मंझला। और छोटा भी शहर में पढ़ रहा है। रजिया के 3 बेटे थे। बड़ा कलकत्ता कमाता है, और मंझला जो है वो पुश्तैनी पेशे में लगा है, और तीसरा जो है छोटका शहर में पढ़ रहा है। यह बच्ची बड़े बेटे की बेटी है। दादा का सिर पोते में, दादी का चेहरा पोती में, हूबहू रजिया। या दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े पुकार रही है, दादी, ओ दादी, घर से निकल, मालिक दादा आ गए। किंतु पहली वह रजिया निकल नहीं रही। कैसे निकले? बीमारी के मैले कुचैले कपड़े में मेरे सामने कैसे आवे? रजिया ने अपनी पोती को भेज तो दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि वह हवा गाड़ी पर आने वाले नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ कर सकेंगे। और जब सुना मैं आ रहा हूँ तो बउआ से कहा, जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो, मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है ना। उसकी दोनों पतोहें उसे सहारा देकर आंगन में ले आई। रजिया, हाँ, मेरे सामने रजिया खड़ी थी, दुबली पतली रूखी सूखी। किंतु जब नज़दीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियाँ कहाँ चली गई, जिन्होंने उसके चेहरे को मकरजाल बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी हुई नीली आंखें जो कोटरों में धंस गई थी। और अरे, चमक उठी है आज फिर वे चांदी की बाली, और देखो अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर भी फिर अचानक लटक कर चमक रही वे लटे, जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ्र श्वेत बना दिया था। इस तरह से रजिया का चित्रण खत्म हुआ। और आगे बढ़ते हैं। अब देखते कौन है, अब शायद बलदेव सिंह है। हाँ, तो बलदेव सिंह, चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। एक खत्म हो गया रजिया के बारे में। तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, किए ही होंगे, नहीं किए तो फिर से देखिए रिमाइंड करके, और उसको नोट डाउन कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और आगे पढ़ते हैं बलदेव सिंह के बारे में। फिर दूसरा, टूटे हुए तारों की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच आकर उसे धम से गिरता हुआ पाया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये पूछ सकता है किस तरह से, वो भी हम बताते हैं। पूछेगा कि
ये कौन से चरित्र के बारे में कहा गया है? ये टूटे हुए तारे की तरह अचानक हमने उसे धम से गिरता हुआ पाया, ज्योतिर्मय, प्रकाशपूर्ण, दीप्तिपूर्ण, और उसी तारे की तरह एक क्षण प्रकाश दिखला हमें चकाचौंध में डाल, वह हमेशा के लिए चलता बना। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुआ, जिस दिन वह गया हम स्तंभित रह गए। पूस की भोर थी, खलिहान में धान के बोझों का अंबर लगा था। उनकी रखवाली के लिए जो कुटिया बनी थी उसके आगे धूनी चल रही थी। खेत में खलिहान पर चारों ओर हल्का कुआसा छाया हुआ था, जिसे छेद कर आने में सूरज की बाल किरणों को कष्ट हो रहा था। काफी जा रहा था, धीरे धीरे ठंडी हवा सनक कर कलेजे को हिला जाती। सब लोग धुनी को घेरे हुए थे, जिसकी लपट खत्म हो चुकी थी। हाँ, लाल अंगारे चमक रहे थे। ज्यों ज्यों अंगारे पर राख की परत पड़ती जाती, हम नज़दीक से नज़दीक होते जाते, मानो हम उन्हें कलेजे में रखना चाहते हो। काफ़ी निस्तब्धता थी। दौनी के लिए खलिहान के बीचों बीच जो बांस का खंभा गड़ा था, उसके धान के शीशों वाली झब्बेदार सिरों पर एक काला भुजंग पंछी बैठा, कभी कभी चीख कर उस निस्तब्धता को भंग करने की तुच्छ चेष्टा कर रहा था। इसी समय एक नौजवान आकर दूर से ही मेरे मामा जी को देखकर चिल्ला उठा, पा लगी चाचा जी। हम सबका ध्यान उसकी ओर गया। एक गबरू जवान, अभी मूछ की मसे भीग रही, रंग गोरा, जिस पर बाल किरणों ने सोना सा पोत रखा था। दाहिने हाथ में बांस की लंबी लाल लाठी, बड़ी सजीली, घने पुर वाली, गांव दुमसी उतार वाली। बाएं हाथ में लोटा लिए वह शौच आदि से लौट रहा था। बादामी रंग का मोटिए का जो लंबा खरीला कुर्ता पहन रखा था, उसके भीतर से उसके शरीर का गठीलापन और सौंदर्य फूटा पड़ता था। ओ बलदेव, तुम कब आए? बहुत दिनों पर दिखाई दिए। पूरब कमाते हो, खुश हो? लेकिन हम लोगों को भी मत बोलो, शायद 2 बरस पर आए हो। यूं ही मामा जी ने उनसे पूछताछ की। बड़ी आजिजी से उसने क्षमा मांगी, फिर बोला, चाचा जी अब सोचा है यहीं रहूँगा। बहुत दुनिया देखी, मन कहीं नहीं लगा। ननिहाल से भी जी उब गया। यह पुश्तैनी जमीन जैसे डोर लगाकर खिंचती रहती है। सोचता हूँ अब आप लोगों की सेवा में ही जिंदगी गुजार दो। नव युवकों को जब मालूम हुआ कि बलदेव सिंह यहीं बसेंगे, उनके आनंद का ठिकाना न रहा। बलदेव सिंह के पिता भरी जवानी में मरे। बलदेव तब छोटे से बच्चे थे। उनकी माँ उन्हें लेकर मायके चली गई और तब से वह बेचारी वहीं है। जवान होने पर बलदेव पूरब जाने लगे। वहाँ बंगाल में किसी राजा के दरबार में पहलवानी करते। बलदेव सिंह क्या करते? बंगाल में राजा के दरबार में पहलवानी करते। काफ़ी पैसे मिले। अब उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन की याद आई थी। वह घर जो खंडहर बना था, फिर एक बार आबाद हुआ। गांव में उनके आने से नई जान आ गई, जवानी आ गई। अखाड़ा खुद गया, उसमें कुश्तियाँ होने लगी। भोर में कुश्तियाँ, शाम को पट्टेबाजी, गदका, लाठी चलाना आदि। पेठिया के दिन बलदेव सिंह शिष्य मंडली के साथ सदल बल चलते देखते ही बनता। आगे आगे बलदेव सिंह जा रहे हैं। पैरों में बूट जो बंगाल से ही लाए थे, कमर में धोती जिसे कच्छे की तरह अजीब ढंग से पहनते, वो घुटनों से थोड़ा ही नीचे जाता। घुटनों के नज़दीक उसमें चुन्नट होती, जिसे चलते समय लहराती रहती। लंबा कुर्ता, गर्दन के बगल में जिसमें एक ही गुंडी। कुर्ता काफ़ी घेरदार, बाह का घेरा इतना बड़ा कि हाथी का पैर समा जाए उसमें। गले में सोने की छोटी छोटी ठोस ताबीज़ों की पंक्ति, जिसमें कुछ चौकोर और कुछ चंद्रकार। सिर पर कलंगीदार मुरेठा, जिसका एक लंबा छोर उनकी पीठ पर झूलता। हाथों में सरसों का तेल और कच्चा दूध पिलाकर पोसी पाली गई लाल सुर्ख लंबी लाठी, या कभी कभी वो मोटा डंडा, जिसमें कुर्ते के नीचे कमर में लटकती हुई गरासे की फली बात की बाद में फिट करके वह साक्षात यम बन सकते थे। अपनी ताकत और हिम्मत का उन्हें इतना विश्वास था कि झूमते हुए सिर ऊंचा किए, छाती ताने, शेर की तरह चलते। आगे आगे वह, पीछे पीछे इसी बंठन और रूप रंग में उनकी शिष्य मंडली चलती। मतलब पूरा माहौल। शरीर में इतनी ताकत, लेकिन स्वभाव कैसा, बच्चों सा निरीह निर्वाकार। चेहरे पर हमेशा हंसी खेलती रहती। सबके साथ नम्रता से पेश आते, कभी गुस्सा उनमें देखा नहीं गया। सबकी सेवा करने को सर्वदा प्रस्तुत। बच्चे उन्हें देखते ही लिपट जाते। बूढ़ों की आंख हमेशा उन पर आशीर्वाद बरसती। जवानों के तो वो देवता बन चुके थे। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तनातनी नहीं थी। दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, या मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कदे लगे होते। ये सब ताजिए के दिन थे। मेरे गांव में भी ताजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहाँ नहीं। एक बूढ़े मौलवी साहब बुलाए गए थे, जो उसके धार्मिक कृत्य कर लेते। हमें सरोकार था सिर्फ ताजिए के निकट हो हल्ला मचाने से। शाम हुई, जल्द जल्द खा पी कर सब लोग एकत्र हुए। ताशे बज रहे हैं, लकड़ी खेली जा रही, गदके भाजे जा रहे हैं, पट्टेबाजी हो रही, लाठियों के खेल, तरह तरह के शारीरिक करतब। औरतें और बच्चे मार्सिया के नाम पर शोर मचा रहे हैं। खेल कूद में आधी आधी रात बीत जाती। ताजिए के पहलाम का दिन आया।
गांव से दूर राजपूतों की बस्ती में रंग सजता। वहीं जवान भर के ताजे इकट्ठे किए जाते। लोगों की अपार भीड़, तरह तरह के रंगीन कपड़ों की चकमक, बूढ़े जवान बच्चे सब पूरा बढ़िया से। आगे बढ़ा जाए। एक जगह मेढे लगाए जा रहे थे। ये भी मैं मस्त मगन हो यह मेढ़ा लड़ान देख रहा था कि एकाएक बड़े जोरों का हो हल्ला हुआ। सभी लोग एक ओर दौड़े जा रहे हैं और वहां लाठियों की खटाखट जारी है। यह खटाखट खेल की नहीं, कई सिरों से खून के फव्वारे छूट रहे हैं। और बीच में कौन है? बलदेव सिंह। पुराने हंसमुख रसीले बलदेव सिंह नहीं, बलदेव सिंह साक्षात भीम बने हुए। आंखों से अंगारे झाड़ रहे। सिर पर जो एक लाठी लगी थी उससे खून निकलकर ललाट से होते भौं के ऊपर जमकर वह एक लोंदा सा बन गया था। दोनों हाथों से लाठी पकड़े हुए जोरों से चलाए जा रहे थे। जिस ओर इस रूप में निकल जाते हरकम मच जाता। देखिए, यह आदमी उनकी ओर लाठी संभाले बढ़ा। उसे देखते ही खड़े हो गए। उसने लाठी चला ही तो दी। झट अपनी लाठी के दोनों छोर दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले गए। उसकी लाठी की चोट इसी पर ठाई से आकर लगी। दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार वार व्यर्थ जाता देख वह भागा। किंतु अब बलदेव सिंह की बारी है। बलदेव सिंह की एक लाठी और वह जमीन पर चक्कर खाता गिर पड़ा। अरे, यह क्या होने जा रहा है? चारों ओर हाहाकार मचा था। भगदड़ फैल गई थी। अब वह महाभारत मचकर रहेगा। सब अनुमान कर रहे थे कौन किसको क्या कहकर समझाए, कौन किसकी सुनने जा रहा था। फिर बिना बलदेव सिंह को शांत किए क्या शांति आ सकती थी? झट हमारे बूढ़े मामा जी आगे बढ़े, चिल्लाकर कहा, बलदेव। बलदेव सिंह को जैसे थरथरी बन गई, पैर जम गए, हाथ रुके। किंतु तुरंत सब संभल कर वो बोले, चाचा जी आप मत रुकिए, इन लोगों को लाठी का घमंड हो गया। मैं जरा बता देना चाहता हूँ लाठी क्या चीज़ है। उनकी सांस जोर जोर से चल रही थी। गुस्से में बातें टूट टूट कर निकलती। सचमुच बलदेव सिंह का इसमें कोई हाथ नहीं था। उन्हें लाचार होकर कूदना पड़ा था। तो रीजन क्या था ये पढ़िए अब। एक जोड़ी कुश्ती लड़ी जा रही थी। दोनों पहलवान बलदेव सिंह से अपरिचित थे। उनमें से एक ने फाउल प्ले करना चाहा। बलदेव ने अलग से ही रोका, मना कि ऐसा करना मुनासिब नहीं है। बस इनकी बातें सुनते ही उनके पक्ष वाले इन पर बिगड़े गुर्राए, क्योंकि वे लोग लाठी चलाने में जवान में सरगना समझे जाते थे। उन्हें घमंड था कि उनके 100 खून माफ है। किंतु बलदेव सिंह धौंस को कहाँ बर्दाश्त करने वाले। बात ही बात करक बढ़ी आई और उसका नतीजा यह। खैर, मामा जी के पढ़ने से बलदेव सिंह शांत हुए। किंतु अब तो उनकी विजय भी हो चुकी थी। मैदान उनका था। उनके शिष्य मंडली के साथ हम किस तरह शान से उन्हें घर लाए। हम आज विजयी थे। हमारा गांव विजयी था। मानो राम लंका विजय कर अयोध्या पहुंचे थे। अगर शेरशाह या शिवाजी के दिन होते तो बलदेव सिंह फौज में भर्ती होते और सिपाही से होते होते सूबेदार तक हो गए होते। तो देखिए इसमें कौन से दो राजाओं का जिक्र किया है लेखक ने? तो शेरशाह या शिवाजी। सूरत, शक्ल, बल, हिम्मत सब कुछ उनमें था जो सामंत शाही के उस युग में उन्हें अच्छे से अच्छे फौजी पद पर पहुंचा देते। उस समय बलदेव सिंह किस शान से हमारे गांव में आते, घोड़े पर सवार, कलंगीदार पगड़ी, ये सब। यह अजीब है हमारी बस्ती। चारों राजपूतों और अहिरों का ठठ। राजपूतों में अगर राम की शान तो ग्वालों में कृष्ण की यादवी आन बान। दोनों कौमों में जैसे खानदानी बैठ चला आ रहा। छोटी छोटी बात पर भी तनाव हो जाता। मूछें खड़ी हो उठती, आंखें लाल हो जाती और लाठियां चलकर रहती। दोनों कौमें दो गिरोह की हैसियत से लड़ती थी। दो गिरोह के अंदर भी युद्ध जारी ही रहता। भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, एक पिता जमीन के लिए, आम के एक फल के लिए, शीशम के एक डाल के लिए खून के फवारे छूटते थे। गांव में सब लड़ाई आम चलता ही रहता है। एक बार इस तरह का एक धर्मयुद्ध देखने को मिला। मुझे भी धर्मयुद्ध देखने का मौका मुझे मिला। बिशनपुर में दो भाई क्षत्रिय थे। दोनों की दांत काटी रोटी थी। किंतु आखिर दिल टूटा तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन के रहे। घर द्वार, खेत खलियान सबका खाट बखरा हो चुका था। दोनों एक आंगन में रहते भी दो दुनिया के जीव थे। संयोग से उस साल आम के एक पेड़ के लिए दोनों भाइयों में तनातनी हुई। और लंगड़ा आम का पेड़, हमने जाकर देखा तो फलों के गुच्छे से लदी उसके डाल डाल जैसे जमीन छूने के लिए लग रही। भाई, लंगड़ा आम के पेड़ की लड़ाई होना तो भाई जायज। हरे हरे पत्ते उन सफेदी लिए हुए आमों के गुच्छे में न जाने कहाँ छिप रहे थे। काफ़ी पुराना पेड़ था, खूब फैल गया था और हर साल अच्छा फल भी देता था। किंतु इस साल तो वह द्रौपदी की चीर बनकर महाभारत मचाने आया था। फिर यह ललचाने वाला वेश वह क्यों न धारण कर ले। कहते यह पेड़ बढ़ चुका था। छोटे भाई की बाट में पड़ा था जो कई साल से उसके फल का उपभोग कर रहा था। किंतु बड़े भाई के लड़के ने हिसाब लगाकर देखा, यह आम का पेड़ तो मेरे हिस्से का है। धोखे से चाचा जी को मिल गया है। पेड़ों की गिनती खतियान सबको अपने पक्ष में पेश करता। किंतु यहाँ खतियान से क्या होने वाला। अगर तुम्हारा है, तुम मर्द के बेटे हो, चट के आओ, फल तोड़ लो।
और खाओ, नहीं तो लुगाई क्या चलो, मूर्ख को सो। सीधा तर्क, सीधी बात। इसके जवाब में एक दिन तय कर दिया गया, अगले सोमवार को डंका बजा के हम फल तोड़ेंगे। चुप चोरी जो काम करे उसकी ऐसी तैसी। दिन तय हुआ, घड़ी तय हुई, दोनों तरफ से घिटोड़ा होने लगा। बलदेव सिंह के पास भी दोनों पक्षों से नियंत्रण न लगा, किंतु यहाँ तो कृष्ण जी की टेक थी, जो खुद मेरे पास पहले आएगा उसका साथ दूंगा। या चिट्ठी पत्र क्या चीज़ है। बड़े भाई का बेटा एक दिन घोड़े पर पहुंचा, उससे बातचीत हो रही थी कि छोटे भी पहुंचे, किंतु तब तक बलदेव सिंह वचन दे चुके थे। दूसरे दिन सशिष्य मंडली वो विष्णुपुर जा पहुंचे। आज ही युद्ध होने वाला, लड़ाइयों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रायः निर्दोष भी उसमें फंस जाते हैं, पिट जाते हैं। बड़े बूढ़ों की इस आज्ञा की अवहेलना करके भी कुतूहलवश में दर्शकों की उस भीड़ में शामिल हो गया, जो भिन्न भिन्न दिशाओं से विष्णुपुर जा रहे थे। विष्णुपुर उस दिन कुरुक्षेत्र बना हुआ था। बीच वो आम का पेड़ निश्चय निर्द्वंद खड़ा है, दो और दोनों प्रतिद्वंदियों की जमात जुड़ी है। भालों की फलियां धूप में चमचम कर रही है, गरासे दिन में भी चांद से चमक रहे हैं। फरसे परशुराम की याद दिलाते हैं, लाठियां उछल रही हैं धामी सांप की तरह। हाँ, तलवार की बहुत ही कमी थी, क्योंकि उस पर अंग्रेजी राज की शनि दृष्टि पड़ चुकी थी। पर लठैतों का कहना था, जो मार भाले और फरसे की होती वह तलवार की कहा। मैं उन तर्कों पर नहीं भूला था। मेरी विस्मय विमुग्ध आंखें तो इन तैयारियों को देख रही थी। रह रहकर जय ध्वनियाँ होती, ललकारें उठती, तब आला के कुछ करखे भी सुनाई पड़ते। बोलो महावीर स्वामी की जय कहकर दोनों पक्ष के योद्धा आम की ओर बढ़े। दर्शकों के कलेजे धक धक करने लगे, और कुछ देर में ही इनमें से कुछ मर चुके होंगे, कुछ घायल पड़े होंगे। उफ, मेरे मुंह से अच्छी तरह निकल भी नहीं पाई कि देखा बड़े भाई के पक्ष में सबसे आगे बलदेव सिंह है, सबसे आगे बलदेव सिंह। उनके दोनों बाजू मेरे ही गाँव में उनके दो प्रधान शिष्य। बलदेव सिंह के सिर पर केसरिया रंग का मुरेठा है, पैर में वही बूट, वही लंबा चौड़ा कुर्ता, देह में सब कुछ वही। वह आगे बढ़े, पेड़ के निकट पहुंचे, दोनों शिष्यों को इशारा किया कि झट से पेड़ पर चढ़ गए और लगे आम की डाल को झकझोर निर्दयता पूर्वक फलों को गिराने। कोई माई का लाल है तो आगे। बलदेव सिंह गरज उठे। जिनकी ओर विपक्षी दल भौचक खुद देख रहा था, वैसे जैसे वह भी दर्शकों का ही दल हो, किंतु उनकी इस चुनौती के मानो दुश्मन दल को आत्मज्ञान होया। फिर क्या था, दोनों दलों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो चली। लाठियों की खटाखट, गरासे की चुप चुप और बरसों की सनसनाहट से वायुमंडल व्याप्त था। जय ध्वनियों के साथ हाहाकार। किसी के सिर पर लाठी लगी, किसी तरह खोपड़ी फूटकर दो टूक हो गई, वह गिर पड़ा और खून की धारा बह रही है। किसी के पेट में भाला चुभा, भाले की फली के साथ ही उसकी अतरी बाहर आ गई। अतरी को दोनों हाथों से पकड़े वो औंधा पड़ा। जो हाथ 1 मिनट पहले लाठी बांध रहा था, गरासे की एक ही बार ने उसे शरीर से अलग कर दिया है। वह रक्त सिक्त जमीन पर अब भी रह रहकर उछल जाता है। चारों ओर खून, चीख, मेरी तो आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो सारा किस्सा खत्म है। बड़े भाई का कब्जा उस पेड़ पर हो चुका है। उस कब्जे में बलदेव सिंह का बड़ा हाथ था। मैं अपने इस हीरो को देखना चाहता, किंतु मालूम हुआ पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब अब जब तमाशा खत्म चुका है तशरीफ लाए हैं। लोगों ने बलदेव सिंह को वहाँ से हटा दिया है। बलदेव सिंह विजय तुम्हारी, अब तो रुपये का खेल है, तुम हटो, अब काम मेरा है। बड़े भाई के बड़े साहबजाद ने कहा कि, और चलते समय बलदेव सिंह गले में एक मुहर माला डाल दी, और उसी बलदेव सिंह की यह लाश हमारे सामने पड़ी है। सिर चूर चूर जैसे भुरता बना दिया, खून और धूल से सरोबार, जिस ललाट से तेज बरसता उसी पर मक्खियाँ भिन्ना रही है। एक आंख धंस गई, दूसरी बाहर निकल आई। होठ को छेद कर दांत बाहर निकल रहे हैं। नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की ऐसी कर एक गरासा गहरा कंधे पर लगा है, वह बाँह लटक सी गई है। दूसरी बाँह का पूरा पंजा गायब। छाती वैसे ही तनी है, पहले से कुछ ज़्यादा ही फूली हुई, किंतु पेट की जगह सारी आंत निकल आई है। आंत का यह ढेर कैसा भयानक, कैसा विभत्स। नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। पैरों की जैसे किसी ने मकई के ठड्डल सा पीट रखा है। आड़े तिरछे बने रहे, कहीं अजीब फूला हुआ, कहीं से खून बह रहा। बह कहाँ रहा, बहाव तो कब का बंद हो गया। अब तो काले बने खून के धब्बे मार, जिन पर मक्खियाँ भिन्ना रही। नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की ऐसी गत जिस शरीर को देखते कर आंखें नहीं लगाती थी, माँ जिसे देखकर कहती मेरा बेटा ऐसा ही शरीर धन पावे। युवतियाँ मन ही मन गुनती, धन्य है वह नारी जिसे ऐसा पति मिला। बूढ़े देखते ही कहते बेटा सच्ची नौजवान जिस पर पागल हो बिना मूल के गुलाम बने पीछे फिरते। किसने गत की शेर मर्द की ऐसी, किसकी माँ ने दूसरा शेर पैदा किया। काश किसी शेर ने किया हालत की, 2 शेर लड़ते, एक गिरता है, ऐसा ही होता है। इसके लिए अफसोस की क्या बात। बलदेव सिंह तो ऐसी ही मृत्यु चाहते थे। उन्होंने मौत की कब परवाह की।
मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना, यही तो बलदेव सिंह थे। क्षत्रिय की तरह युद्ध क्षेत्र में काम आऊं, खेत रहूं, यही तो उनकी कामना थी। यही कामना पूरी हुई और वीर गति पाकर सूर्यमंडल को भेदकर अमरपुरी गए। इसमें तो कोई शक नहीं। किंतु जिन हाथों ने काम किया, क्या वे वीर के हाथ थे, शेर के पंजे थे? नहीं नहीं, कुछ सियारों ने, बुज़दिलों और कायरों ने छुपकर घात लाकर बड़े बुरे मौके पर बड़े बुरे ढंग से कुकर्म किया। उसकी कल्पना भी खून को खौला देती है, उत्तेजित कर देती है। उफ। तो कहानी पढ़ी आगे कि क्या होता है इनके साथ। एक दिन जवार के एक गांव की एक विधवा ने, मेरे गांव में बलदेव सिंह का नाम पूछती पूछती आई। उस बेचारी के साथ एक छोटा बच्चा था। उसी का बच्चा उस विधवा के अबलापन से और क्षत्रिय कुमार के बचपन से फायदा उठाकर उसके पट्टीदारों ने उसका धन हड़प लिया था। विधवा के कानों में बलदेव सिंह की यह सुगाथा पड़ी। वह तो हमारे जवार के घर घर में जवान जवान पर व्याप्त थे। विधवा पहुंची बलदेव सिंह के दरबार में अर्ज लगाने। जब पट्टीदारों को मालूम हुआ वह बलदेव सिंह के पास जा रही है, ताने देते हुए कहा था, जा नया शौहर बुला ला। नया शौहर? छतरानी को नया शौहर? बाबूजी मेरे लाज रख लो। सारी कहानियां कहते हुए बलदेव सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। बलदेव सिंह ने बच्चे को कंधे पर बिठाया और चल पड़े उस गांव को। जब गांव से जा रहे थे उन्हें मैंने देखा। प्रणाम भाई जी, मैंने कहा। चेहरे पर गुस्से की छाप स्पष्ट थी, किंतु स्वाभाविक हंसी हंसते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, एक अबला की रक्षा में जा रहा हूँ बबुआ, 2-4 दिनों में लौटता हूँ। बलदेव सिंह नहीं लौटे, लौटी है उनकी लाश। वहां जाते ही उन्होंने पट्टीदारों को चुनौती दे दी। दूसरे दिन विधवा के छीने हुए खेत पर भी हल चढ़ा दिए। कोई नहीं बोला। कौन बोलता? एक के बाद दूसरे खेत विधवा के कब्जे में आने लगे। बहुत दिनों की गई अमराई पर अब उसका कब्जा था। उस बगीचे की लीची की डाल में झूला डालकर क्षत्रिय कुमार को बलदेव सिंह झुलाते रहते। जो लोग विधवा के पट्टीदारी को डर से कल बोलते नहीं थे, अब वही बलदेव सिंह को शाबाशी देते हुए उस छोटे बच्चे से अपने पुराना नाता जोड़ते, क्योंकि वह विधवा अबला नहीं थी। पिता खोकर उस बच्चे ने एक धर्म का पिता पा लिया था। बलदेव सिंह के साथ उनके कुछ शिष्य भी गए थे। अब मामला पूरी तरह शांत हो चला। उस गांव के भी काफ़ी लोग उनके पक्ष में आ गए। तब उन्होंने एक एक करके अपने शिष्यों को वहां से रवाना कर दिया। बेचारी विधवा पर ज़्यादा खर्च का बोझ क्यों रहने दें। अंततः एक दिन तय किया, अब मैं भी जाऊंगा। और वह कल नहीं देख सके। उनकी आदत थी बहुत सवेरे बिल्कुल मुंह अंधेरे शौच को जाते। गांव से काफ़ी दूर निकल जाते। जब तक तनाव था अपने साथ किसी शिष्य को भी ले लेते। हथियार तो हमेशा पास में रखते हैं, कम से कम हाथ में लाठी और कमर में गरासे की फली, जिससे बात की बात में लाठी में लगाकर पलंकर बन जा सकते। किंतु उस दिन निश्चिंत ही हो, वह सिर्फ लोटा ही लेकर निकल पड़े। सारा गांव भोर की सुख निंदिया ले रहा था, किंतु उनके लिए मौत का फंदा डाला जा चुका था। एक नीची खाई में वो शौच के लिए बैठे थे कि उनके सिर पर लाठी का एक वज्र प्रहार हुआ, यानी कि पीछे से हमला किया गया इन पर। एक क्षण के लोग जैसे बेहोश हो गए, कि फिर तुरंत खड़े हुए और सामने पड़े लोटे को हाथ में उठाकर उसी से ढाल का काम लेने लगे। दूसरी लाठी लोटे पर टन से आवाज, तीसरी लाठी फूल का वह लोटा चूर चूर हो रहा। फिर क्या था, लाठी के राह से बरछे चारों ओर से बरसने लगे। बीच से उछलकर एक बार उस चक्रव्यूह से अभिमन्यु की तरह निकलने की कोशिश की, किंतु फिर गिर गए, घेर लिए गए। और उस सन्नाटे के आलम में जब दुनिया भोर की सुख निंदिया ले रही थी, उन कायरों सियारों ने इस शेर मर्द की वह दुर्गति की जो हमें सामने देख रहे हैं। एक भोर थी जब मैंने बलदेव सिंह का रूप देखा था, आभामय, जीवनमय, यौवनमय। और आज भी एक भोर है जब हम इन्हें इस रूप में देख रहे हैं। उफ। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने 2 पात्रों के बारे में पढ़ लिया और अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में सरजू भैया के बारे में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहें और देखते रहें देवनागरी हिंदी।